तो बच्चों, आपको मेंडल का कहा हुआ एक बात याद होगा। उन्होंने कहा था हर एक लक्षण या गुण के लिए एक जीन का रूप अर्थात अलील दूसरे पे हावी हो जाता है। जैसे लाल फूल वाला जीन सफेद फूल वाले जीन पे हावी हो जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल फूल वाला पौधा प्राप्त होता है। लेकिन अगर सोचो ये दोनों जीन बराबर ताकत वाले हो, कोई एक दूसरे को दबा नहीं पाए तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोनों जीन अपने प्रभाव को एक साथ दिखाते हैं, एक साथ प्रकट करते हैं और यही स्थिति बेसिकली सह प्रभाविता कोडोमिनेंस कहलाती है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, हम आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को इतना जानेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। इसी कारण से हमने लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अर्थात आज हम जो इस लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ये बात हम क्यों बोले? ताकि आपको इस लेक्चर पे विश्वास हो पाए। अब बात बहुत सारी हो चुकी है। अब हम बिना समय गंवाए आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है सह प्रभाविता। मेरा एक ही कहना होता है कि जब भी आप कोई टॉपिक से अनजान हो या फिर किसी व्यक्ति से अनजान हो तो आपको एक ही काम करना है, आपको प्यार भरी नजरों से उसे एक टकी लगा के देखना है। अब इस टॉपिक से आप अनजान हो, हम इस टॉपिक की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हमने आज तक इस टॉपिक के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। तो टॉपिक का नाम है सह प्रभाविता। जब आप इसे प्यार भरी नजरों से देखोगे तो आपको इसमें दो शब्द नजर आएंगे। एक शब्द नजर आएगा सह और दूसरा शब्द नजर आएगा प्रभाविता। अगर आप इन दोनों शब्द के अर्थ को समझ गए इसका मतलब यह है कि आप आसानी से इस टॉपिक का अर्थ समझ जाओगे और टॉपिक का अर्थ समझना ही तो आज हमारे लेक्चर का मोटिव है। चलो, तो एक शब्द है सह। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है एक साथ। सह का मतलब होता है एक साथ और दूसरा का बात है प्रभाविता। प्रभाविता मतलब प्रभाव। तो जो प्रभाव उत्पन्न होगा ना वह एक साथ उत्पन्न होगा। क्या कहा हमने? आओ इसको हम तीन केस के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। ये है केस 1, ये है केस 2 और ये है केस 3। इन तीन केस के माध्यम से हम आपको सह प्रभाविता का कंसेप्ट साथ साथ पूर्ण प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता का भी कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हो उतना ज्यादा हो सकता है। आपको लगेगा कि 8 से 10 मिनट में ये टॉपिक समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम इसको बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप क्या करना, स्पीड को बढ़ा लेना। देख, ये पहला केस है। इस पहले केस में आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमने जनक को रिप्रेजेंट किया है और नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमने संतति को रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो ऊपर दिखाई दे रही है क्या है? जनक है। वैसे ये क्या है? ये जनक है। वैसे ही ये क्या है? ये जनक है। ये पिंक वाला ये प्रोजेनी है, संतति है। ये रेड वाला ये भी संतति है और ये क्या है? ये भी संतति है। तो सबसे पहले में ये केस 1 को देखते हैं। केस 1 में देखो, ये जब एक जनक का रंग है लाल और दूसरे का जनक में जो लक्षण दिखाई दे रहा है सफेद, तो जब दो जनक के बीच क्रॉस करा रहे हैं तो F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हो रहा है उसमें किसका लक्षण आया? देखो, जनक का ही लक्षण आया। और जनक का लक्षण कौन लक्षण आया? इन दोनों में लाल और सफेद में जो लक्षण प्रभावी कौन है? तो प्रभावी लक्षण है लाल। तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण आया जो प्रभावी था। और मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने यह भी कहा था कि जब हम दो लक्षण अर्थात एक प्रभावी और दूसरे का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, ब्याह कराते हैं, तो जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होगा उसमें हमेशा 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 प्रभावी लक्षण प्रकट होगा। ये किसने कहा था? ये मेंडल ने कहा था। तो ये मेंडल के नियम को फॉलो तो कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये लाल और सफेद के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में कौन प्राप्त हुआ? लाल पौधा प्राप्त हुआ, है कि नहीं है? तो ये मेंडल के नियम को फॉलो कर रहा है। क्या लिखा हुआ निष्कर्ष इसका? F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति अपने जनक के समान है और जब F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हो वो अपने जनक के समान हो तो इस स्थिति को हम पूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको?
बहुत ही बेसिक से लेकर हम चल रहे हैं आपके लिए, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। दूसरा देख लो, दूसरा केस देख ले, और दूसरा केस पे आने से पहले ये तीसरा पहले देख ले, ठीक है। देख, एक है जनक जिसमें लक्षण है लाल, दूसरे का जनक है एक लक्षण है सफेद। अर्थात किसी को तो नर और किसी को मादा मान ले, किसी को मेल और किसी को फीमेल मान ले, किसी को मादा और किसी को मार्दा मान ले। मजाक कर रहे हैं। तो जब मेल और फीमेल, एक लक्षण है प्रभावी और एक है अप्रभावी, तो जब F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होना चाहिए वह इसी जनक के समान होना चाहिए, और वह भी प्रभावी लक्षण वाला। तो क्या ये लाल है क्या? क्या ये लाल है क्या? नहीं भैया, ये प्रभावी लक्षण तो है नहीं, अर्थात ये अपने प्रभावी जनक के अनुसार तो है नहीं। क्या सफेद भी है, अर्थात ये अपने किसी भी जनक के समान नहीं है, ये कोई इंटरमीडिएट फेज आ गया है। इस स्थिति को बेसिकली हम लोग अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो F1 पीढ़ी में जन्म लेगा संतति वो अपने किसी भी जनक के समान नहीं होगा, और जब आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे तो इस स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इस अपूर्ण प्रभाविता टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने मेरे द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा इस टॉपिक को पढ़ाया गया जो है नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा बायो मिनी सीरीज करके, उस माध्यम से आप इसको देख सकते हो। अब ये केस को देख ले, यहाँ पे पेरेंट है रेड व्हाइट, तो आना क्या चाहिए मेंडल के अनुसार? मेंडल के अनुसार आना चाहिए रेड। क्या रेड आया है क्या? नहीं, नहीं आया है। क्या अब दोनों में से कोई नहीं आया तो अपूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसमें देख ये रेड भी आ गया और सफेद भी आ गया। क्या दोनों प्रभाव, क्या दोनों लक्षण साथ साथ नहीं आए क्या? क्या दोनों लक्षण साथ साथ नहीं आए क्या? और हम अभी तो बताए हैं कि जब दो लक्षण साथ साथ प्रकट हो जाए इस स्थिति को सह प्रभाविता कहते हैं। तो ये स्थिति किसको दिखा रही है? तो ये स्थिति सह प्रभाविता को दिखा रही है। ये स्थिति सह प्रभाविता को दिखा रही है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यह पूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता में मेंडल का नियम फॉलो हो रहा है, और इसमें मेंडल का नियम फॉलो हो रहा है क्या? अगर मेंडल का नियम फॉलो होता तो F1 पीढ़ी में लाल आता, लेकिन यहाँ पे लाल नहीं आकर चितकबरा आ गया है, रून कलर आ गया है। लेकिन इसमें देख, इसमें अगर मेंडल का नियम फॉलो होता तो लाल आता, लेकिन ना ही लाल आया और ना ही सफेद आया, आ गया है गुलाबी। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों जो है ये मेंडल के नियम के अपवाद हैं? अर्थात अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता मेंडल के नियम के अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इन्होंने मेंडल की बात नहीं मानी। नहीं मानी कहने का मतलब ये है कि F1 पीढ़ी में तो आना चाहिए प्रभावी लक्षण, क्या प्रभावी आया? नहीं आया। इसमें दोनों आ गया तो सह प्रभाविता बोल देंगे, इसमें कोई बीच का आ गया तो इसको अपूर्ण प्रभाविता बोल देंगे। क्या क्लियर है? अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? पहला आपसे एग्जाम में सह प्रभाविता का परिभाषा पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अपवाद कौन सा है मेंडल के नियम का। तो इसी कारण से हमने सबसे पहला यही पॉइंट को कवर किया है कि मेंडल के नियम के अपवाद हैं। कौन अपवाद हैं? सह प्रभाविता अपवाद हैं। क्या परिभाषा है? सुन ले बढ़िया से। जब किसी जीव में अलील या कारक के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो, प्रभावी अप्रभावी कहने का मतलब है कि अगर इसमें देख, इसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी है तो आ क्या गया? प्रभावी। लेकिन इसमें तुमको कैसे पता चलेगा? लक्षण तो दोनों आया है, तो इसमें ना ये प्रभावी हुआ ना अप्रभावी हुआ, दोनों साथ साथ आ गया, ये कहने का मतलब है। तो लिखा हुआ है संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों जनक का प्रभाव या लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति में एक साथ उत्पन्न होता है, तो इस स्थिति को सह प्रभाविता कहते हैं। बात क्लियर है? क्या बात बताया गया? ये बात हमने बताया कि F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हो रहा है उसमें दोनों जनक का प्रभाव आ रहा है, दोनों जनक का लक्षण आ रहा है। इसी कारण से इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को हमने सह प्रभाविता नाम से जाना। पहला हमारा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हम आपको 3 कंसेप्ट सिखाए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग परिभाषा हो गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आप याद कर लेना और परिभाषा तो आप हो ही गया। हाँ, अब एक और पूछ सकता है कि ऐसा क्या है जिसमें सह प्रभाविता देखने को मिलता है, अर्थात इसका एग्जाम्पल बता दो। तो एग्जाम्पल में लर्न कर ले कैटल हेयर कलर। कैटल करने का मतलब है मवेशी, जैसे गाय और भैंस बैल के बाल के कलर के लिए दिखने को मिलता है सह प्रभाविता। एबीओ ब्लड ग्रुप,
ह्यूमन में जो एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसमें भी सह-प्रभाविता कंडीशन देखने को मिलती है। वैसे ही सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है, वैसे ही एमएन ब्लड ग्रुप में सह प्रभाविता देखने को मिलती है। तो इस स्लाइड से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, सह प्रभाविता मेंडल के नियम का अपवाद है। सह प्रभाविता का परिभाषा और सह प्रभाविता का एग्जाम्पल कौन कौन, कैटल हेयर कलर, सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में मल्टीपल अलील्स का भी कंसेप्ट आता है। अब मल्टीपल अलील्स क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर हम आएंगे। आज बेसिकली हम सह प्रभाविता को जानेंगे। तो मल्टीपल अलील का कंसेप्ट छोड़ पहले पहले आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप में ये सीख लेते हैं कि ये सह प्रभाविता कैसे देखने को मिलती है। उससे पहले हम कैटर हेयर कलर की बात कर लेते हैं। कैटर मतलब गाय और बैल की बात कर लेते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चल देख, अब ये एग्जाम्पल 1 कैटर हेयर कलर। अब यहाँ पे एक आपके पास बैल है, क्या है, एक है बैल और एक है गाय। जो बैल है उसे हमने रेड लिया और गाय को लिया व्हाइट। गाय और बैल के बीच हमने जब संकरण किया, अब देखो ये जो दोनों, ये पी क्या लिखा हुआ, पी क्या है भाई, ये जो आपको पी दिखाई दे रहा है ये पेरेंट की बात कर रहा है, ये जनक की बात कर रहा है। ये गैमेट बन रहा है और ये F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न हुए हैं। अगर ये कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है तो इसका मतलब ये दोनों जनक का लक्षण F1 पीढ़ी में आएगा, ये कहने का मतलब है। सही बात है। तो देख, जब लाल गाय और सफेद गाय के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो गाय बनेंगे वह चितकबरा, जिसको रोन बोलते हैं। ये मेनली रोन को हम लोग हिंदी में चितकबरा बोलते हैं। कोई दिक्कत वाला बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या कहा गया, एक बार और सुन ले। एक लाल गाय को लिया गया, लाल गाय के लिए हम लोग जीनोटाइप जो लिखते हैं वो लिखते हैं आर और आर। आर और आर जीनोटाइप लिखा गया है। अब इस आर और आर का क्रॉस करा दिया गया है सफेद गाय के साथ, तो सफेद को लिखते हैं व्हाइट और व्हाइट को लिखते हैं डब्ल्यू से। तो इस स्थिति में लिखा गया है। अब दोनों कैपिटल लिखने का ये मतलब है, जब भी हम प्रभावी लक्षण को लिखते हैं तो वह कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जब भी अप्रभावी को लिखते हैं तो वह स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब इसमें प्रभावी अप्रभावी क्या लिखना, तो जब हम ये आर और आर लिए हैं इसका मतलब दोनों जो लक्षण है, दोनों जो अलील है, दोनों जो जीन है, ये बेसिकली प्रभावी वाले से आया है, ये भी प्रभावी वाले से आया है, तो दोनों प्रभावी है। अब देखो, सबसे पहले इनके भी जब क्रॉस कराओगे तो सबसे पहला कंसेप्ट याद रखना गैमीट बनाने का, युग्मक बनाने का। अगर आपको युग्मक बनाने नहीं आती होगी तो आप कमेंट करना। अब गैमीट कितने प्रकार का बनेगा, तो एक प्रकार का बनेगा, ये आर बनेगा, इसमें डब्ल्यू बनेगा। अब इस गैमिट का जब फ्यूजन होगा, तो इससे बनेंगे चितकबरा कलर, जिसको हम बोलते हैं आर डब्ल्यू, और ये हो जाता है चितकबरा। ये हो जाता है बेसिकली चितकबरा। अब क्या किया जाता है, इन चितकबरा में जो आया, ये क्या आया, ये F1 पीढ़ी चीज आया। ये F1 है, ये क्या है, ये गैमीट है, ये क्या है, ये पेरेंट है। अब देखो, जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति हुआ इसका हम लोग मेटिंग करा देते हैं, और मेटिंग ऐसा वैसा नहीं, इसका मेटिंग इसी के साथ, इसको बोलते हैं सब मेटिंग। जब ये सब मेटिंग होगा तो क्या कंडीशन आएगा देख ले। अब सब मेटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसके बीच करा रहे हैं, तो ये आर डब्ल्यू, अच्छा यहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह होगा बढ़िया से। मेटिंग किसका करा रहे हैं, आर डब्ल्यू का मेटिंग करा रहे हैं आर डब्ल्यू से, अर्थात चितकबरा का करा दे रहे हैं चितकबरा के साथ। अब देख, सबसे पहले अगर क्रॉस कराना है तो सबसे पहला प्रोसेस है गैमीट बनाना। अब गैमीट इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा आर और एक प्रकार का बनेगा डब्ल्यू। कैसे बना रहे हैं इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन सीख लीजिए। यहाँ पे दो प्रकार का गैमेट है, इसमें देख एक प्रकार का, इसमें दो प्रकार का है, तो दो गैमेट बनेगा। अब गैमेट का फ्यूजन कैसे कराओगे, सबसे आसान तरीका है पन्नेट स्क्वायर बना ले। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है पन्नेट स्क्वायर बनाओ। तो ये रहा पन्नेट स्क्वायर। अब इस पन्नेट स्क्वायर को तुम क्रॉस के साथ फिल करो,
चलो, अब पॉइंट स्क्वायर में कैसे लिखते हैं, तो एक को लिख दे बाएं तरफ और एक को लिख दे ऊपरा तरफ। तो जब R और R का क्रॉस कराओगे तो R और R आएगा, और R में कौन स्थिति आ रही है, देख R और R में लाल गाय आ रही है, लाल बैल आ रही है, वही बात हुआ। अब तुम जब R और W से कराओगे तो ये कैसे आएंगे, ये चितकबरा आ जाएंगे, वैसे ये क्या आएंगे, ये चितकबरा आ जाएंगे, वैसे W से करके क्या आएगा, तो ये व्हाइट आएगा। ये जो W और W हम लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली उस गाय के जीनोटाइप को लिख रहे हैं, उसके जेनेटिक मेकअप को लिख रहे हैं। और W सब सफेद रंग बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली रंग क्या है, ये रंग फिनोटाइप को बोल रहे हैं। तो अगर हम ये R और R बोले तो उस गाय की, उस बैल की जीनोटाइप को बोल रहे हैं, उस जीनोटाइप को बोल रहे हैं, अर्थात जेनेटिक मेकअप को बोल रहे हैं, अर्थात पेरेंट से कौन जीन आया ये बोल रहे हैं। और जब हम इससे जो रंग बता रहे हैं लाल रंग, ये लाल रंग बेसिकली इस जीनोटाइप के चलते आने वाला लक्षण है, इस जीन के चलते आने वाला लक्षण है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका फिनोटाइप लिखने के लिए क्या पूछता है, तो जब भी आपको पहले जीनोटाइप लिख लेना है। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीनोटाइप मतलब इसका लक्षण नहीं, इसका ये लिखना है। तो देख, सबसे पहले एक आएगा R और R, एक आएगा R और R अनुपात। अब देख कौन आएगा, एक RW एक RW, तो दो RW वाले आ जाएंगे और एक सफेद वाला आ जाएगा। अगर इसका तुम नंबर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, R और R कितने हैं, एक है। अब पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे ही आएंगे, पहले हमको पनेट स्क्वायर ही बताना चाहिए था। खैर, ये RW कितने हैं, दो है, और ये WW क्या है, ये एक है। तो इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो 1:2:1 है। एक किसको डिनोट कर रहा है, तो एक तो R और R को डिनोट कर रहा है, R और R कैपिटल R, और एक क्या कर WW, और दो क्या डिनोट कर रहा है, ये R और W को। वैसे अगर तुम इसका फिनोटिपिक रेशियो लिखो, क्या लिखो, तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या लिखोगे, सबसे पहले इसके द्वारा आने वाला लक्षण लिखोगे। तो लाल R और R के चलते लाल आएगा, क्या R और W के चलते चितकबरा आएगा, चितकबरा आएगा, और W और W के चलते क्या आएगा, सफेद आएगा। अब बताओ लाल कितना आ रहा है, तो लाल आ रहा है एक, चितकबरा कितना आ रहा है, तो आ रहा है दो, और सफेद कितना आ रहा है, तो एक। अर्थात इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वह इक्वल है इसके जीनोटिपिक रेशियो के। और ऐसा ही केस तो हमने अपूर्ण प्रभाविता में पढ़ा था। तो अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बराबर होते हैं, अर्थात 1:2:1 होते हैं। क्या ये आपको क्लियर है कैटर हेयर कलर का, क्या लिखा हुआ है कि जब रेड बुल अर्थात लाल बालों वाले बैल का संकरण व्हाइट काउ अर्थात सफेद बालों वाली गाय से किया गया तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें क्या थी, चितकबरा कहलाई। इनके बालों में लाल और सफेद दोनों प्रकार के बाल एक साथ दिखाई देते हैं। यह न तो गुलाबी जैसे अपूर्ण प्रभाविता में है, न मिश्रित है, बल्कि दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। बात तो सही है, बात तो यहाँ पे सही है। देख यहाँ पे ना ही लाल आया ना ही सफेद आया, आगे चितकबरा। लेकिन यहाँ पे देख, यहाँ पे फिर से लाल और सफेद आ गया, अर्थात ब्लेंडिंग शो नहीं हो रहा है भाई, अर्थात ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। अगले का एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। किसका, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। अब सुन, रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पे पाए जाने वाले एंटीजन से होता है, और रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन आई जीन होता है। सुनना, मान ले यहां पे एक है आरबीसी, ये एक आरबीसी, ठीक, ये आरबीसी बना। अब ये आरबीसी की सतह है, तो अगर इस आरबीसी की सतह पे ए एंटीजन है, इस आरबीसी की सतह पे ए एंटीजन है, तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा ये ए ब्लड ग्रुप होगा।
ये ए ब्लड ग्रुप होगा, क्या कोई दिक्कत? वैसे ही इस पे अगर बी एंटीजन है तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वह बी ब्लड ग्रुप होगा, बीजी मतलब ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस पे ए और बी दोनों हैं तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है अर्थात नो एंटीजन तो ये ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप होगा। इसको और डिटेल में हम जब मल्टीपल अलील पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे। सुनना क्या बात बोले, बात बोल रहे हैं कि ए एंटीजन हुआ आरबीसी पे, ये क्या है आरबीसी आरबीसी आरबीसी, आरबीसी पे ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों तो ए बी ब्लड ग्रुप, और केवल सॉरी कुछ भी नहीं तो ये ओ ब्लड ग्रुप। क्या ये ब्लड ग्रुप क्लियर है? तो वही लिखा गया है कि एंटीजन से होता है रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन आई जीन होता है। अब ये ब्लड ग्रुप एक प्रकार का कैरेक्टर है, एक प्रकार का लक्षण है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब ये हमारा कैरेक्टर हो गया, ये हमारा लक्षण हो गया, ये हमारा गुण हो गया। और कोई भी गुण कोई भी लक्षण बिना जीन का आ ही नहीं सकता है। जैसे हम बोले कि हमारा आंख नीला नीला बा, अब सीला वाला बात हटा दे, हमारा आंख नीला नीला बात कहने का मतलब है हमारे अंदर उस नीला कलर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई जीन होगा। वैसे ही ये ब्लड ग्रुप एक प्रकार का विशेषता है, तो जो भी कैरेक्टर है जो भी लक्षण है उसको कंट्रोल हमेशा जीन करता है। तो ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करे उसे हम आई जीन बोलते हैं। और अभी हम बताए हैं कि जो जीन होते हैं उसके अनेक रूप होते हैं और जीन के अनेक रूप को अलील कहा जाता है। वैसे ही ये जो आई जीन है जो ब्लड ग्रुप को नियंत्रित कर रहा है, इसके 3 रूप होते हैं। एक रूप होता है आई ए, एक रूप होता है आई बी और एक रूप होता है आई। एक आई ए आई बी आई, क्या इसके 3 रूप नहीं है क्या? क्या इसके 3 रूप नहीं है क्या? और ये तीनों जो रूप हैं इन तीनों रूप को अलील कहा जाता है, इन तीनों रूप को अलील कहा जाता है। और ये अलील ये रूप एक से ज्यादा है, इसी कारण से इस ब्लड ग्रुप को बेसिकली हम लोग मल्टीपल अलील की श्रेणी में डाल देते हैं। अब इसको एबीयू ब्लड ग्रुप पे क्यों डालते हैं, सुनना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से। मान ले एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप और एक क्या है बी ब्लड ग्रुप। एक मेल है मतलब ये मान ले मेल है और ये फीमेल, फीमेल हमेशा काटती है तो ये काटने वाला बात हो गया मजाक कर रहे हैं यार। तो ये एक मेल है और एक फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप ए इसका ब्लड ग्रुप बी। अब देख ब्लड ग्रुप ए और बी है अर्थात इसके अंदर जीन होगा ए का, तो इसके अंदर जो जीन होगा वह होगा आई ए आई ए। हम प्रभावी वाले को लिख रहे हैं आई ए और आई ए। इसके अंदर जो जीन होगा वह होगा आई बी और आई बी। अब इनके बीच जब संकरण होगा तो सबसे पहले गैमीट बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो गैमीट बनेगा वह आई ए बनेगा, इसके अंदर गैमीट बनेगा आई बी बनेगा। अब गैमीट बन गया, अब गैमीट का फ्यूजन करा दे। अब जब गैमीट का जब फ्यूजन कराएंगे तो इसका जो आई ए और आई बी आएगा। अब आई ए और आई बी जब इसका जीनोटाइप हो गया तो इससे जो कैरेक्टर आएंगे वह ए बी ब्लड ग्रुप आएंगे। अब ध्यान से सुनना, पापा का ब्लड ग्रुप ए, माँ का ब्लड ग्रुप बी, बेटा का हो गया ए बी। पापा का ए, माँ का बी, बेटा का हो गया ए बी। क्या इस बेटा में माँ का भी ब्लड ग्रुप और बेटा का ब्लड ग्रुप का प्रभाव नहीं पड़ा क्या? तो क्या दोनों प्रभाव दोनों गुण दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो गए? क्या इस कारण से इसको हम को डोमिनेंस के श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। को डोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता के श्रेणी में इसी कारण से डाला गया है, समझे। और देखो ये मल्टीपल एलील की श्रेणी में क्यों डाला गया? क्योंकि इसके एक से ज्यादा एलील है। तो ये था हमारा सहप्रभाविता। अब सहप्रभाविता में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सहप्रभाविता का परिभाषा, ऑब्जेक्टिव मेंडल का अपवाद कौन है, तीसरा इसका एग्जाम्पल, और चौथा एबीयू ब्लड ग्रुप में सहप्रभाविता को दर्शाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में अंतर को लिखें। तो आज के इस लेक्चर से आप इन सभी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाओगे।
तो जब आसानी से दे पाओगे तो आसानी से दे देना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, हम कमेंट के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे उस डाउट का जवाब देने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। अब स्वस्थ रहने के लिए आपको कम खाना पड़े तो कम खाइए, आपको ठंडा से बचना पड़े तो बचिए, और स्वस्थ तो रहना ही है, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।